मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज बच्चों हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण इकाई 3। तो पदार्थों का पृथक्करण क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे हम बच्चों तत्व देखते होंगे, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मतलब ये सब तत्व हैं। और आप जानते हैं कि तत्व में क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे सोने में सोने के ही परमाणु होंगे, सोना में चांदी मिला हुआ नहीं होगा, सोना में लोहा मिला हुआ नहीं होगा। अब बात करेंगे हम यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल का जो फार्मूला है वो H2O है। तो H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 और O का मतलब ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु उसमें मिले हुए होते हैं। मिश्रण भी वह पदार्थ है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। यौगिक में क्या था, एक निश्चित अनुपात था, लेकिन मिश्रण में क्या होता है, वो किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। जैसे हम शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, रूह अफ़ज़ा डालते हैं, तो ये सब क्या मिलके बनता है, मिश्रण। तो मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब हम समांगी मिश्रण की बात करेंगे। ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं। अब अवयव क्या है, मान लीजिए मैंने पानी लिया और हमने चीनी ली, तो इसमें 2 अवयव हो गए, पानी और चीनी। तो ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कराते हैं। जैसे हम पानी में नमक घोलें या पानी में चीनी घोलें, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं घोलने के बाद कि हमें ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी और नमक अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो उसमें अवयव जो है अलग अलग दिखाई नहीं देते, तो वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है। मैं पानी में अगर रेत घोलूं तो एक अवयव तो हो गया पानी और एक अवयव क्या हो गया, रेत। लेकिन जब बच्चों आप पानी में रेत घोलेंगे तो आपको पानी और रेत अलग अलग दिखाई देगी। तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। अब पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण क्या होता है, अगर किसी खाद्यान्न हमने कोई लिया या हमारा कोई द्रव है, उसमें कोई दूसरा द्रव या दूसरी अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो उन्हें अलग करने को ही पृथक्करण कहते हैं। तो पृथक्करण की कई विधियाँ हम अपनाते हैं अपने दैनिक जीवन में। आपने बच्चों देखा होगा फटकना और ओसाना। फटकना आप जानते ही हैं, आपके घरों में आपकी मम्मी, आप देखा होगा सूप के माध्यम से गेहूं एवं चावल को फटक कर अशुद्धियों को दूर करती हैं। तो हल्की सूप को जो फटकती हैं तो हल्की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और अनाज उसमें रह जाता है। ऐसे ही किसान लोग क्या करते हैं, खलिहानों में किसानों को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते आपने देखा होगा, जिसमें किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिराते हैं। तो जब ऊंचे स्थान से, देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं, ऊंचे स्थान से जब उसे गिराते हैं तो क्या होता है, जो भारी कण होते हैं अनाज के वो तो वहीं गिर जाते हैं, वायु के कारण जो भूसा होता है वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। और पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं, ओसाना। तो सूप के माध्यम से तो फटकना होता है और ये वायु के माध्यम से हल्के और भारी कणों को वायु की सहायता से दूर गिराना, हल्के कणों को, ये कहलाता है ओसाना। अब आप बात करेंगे थ्रेशिंग। ये भी पृथक्करण की विधि है। थ्रेशिंग माने, इस विधि में पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले धूप में सुखा लेते हैं, तत्पश्चात पौधों को पत्थर या लकड़ी के पटलों पर पीटते हैं। तो अन्न के कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। जब हम पटकते हैं तो जो उसके अंदर पौधों के अनाज के कण होते हैं वहीं गिर जाते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए पत्थर पे किसान ये फटक रहे हैं अनाज को। इसके बाद हमारी ये पृथक्करण की विधि आती है बीनना।
ये बच्चों आप अपने विद्यालय के अंदर देखते भी होंगे जब हमारे भोजन माता भोजन बनाती हैं। इस विधि में हम चावल, दाल, गेहूँ आदि से अशुद्धियों को बीनते हुए दूर करते हैं। जैसे चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ, कंकर, मिट्टी मिल जाते हैं तो उन्हें बीन के अलग कर लेते हैं हम। आप इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ये एक माँ है और ये क्या कर रही हैं, चावल और गेहूं में से अशुद्धियों को दूर कर रही हैं। अब हम बात करेंगे चालना। चालना का क्या होता है? अपने घर में आटे को चलनी से साफ करते हुए देखा होगा। इसमें चलनी में चोकर रह जाता है और बारीक आटा छन जाता है। इस प्रकार आपने मकान बनते समय देखा होगा कि हमारे जो मज़दूर भाई होते हैं वो बालू को चलाते हुए देखा होगा आपने। तो इसमें महीन बालू चलाकर अलग कर दी जाती है जाली के ऊपर और कंकड़ पत्थर जाली पे रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालना कहते हैं। देखिए आप, ये आपने देखा होगा। देखिए जाली लगी हुई है, उस पर बजरी बजरफुट को डालते हैं तो हल्का रेता उस जाली के पार हो जाता है और जाली के ऊपर हमारा मोटे कंकड़ और पत्थर उस पर रह जाते हैं। अब देखिए, ये सबसे अगली विधि है पृथक्करण की, ऊर्ध्वपातन। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, हमने बताया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जब ठोस को गर्म करते हैं द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदलता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म करें तो सीधे वो गैस यानी वाष्प में बदल जाते हैं। तो जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पे बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पे वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में मिल जाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे आयोडीन, नौसादर, नेप्थलीन की गोलियां आपने देखी होंगी घरों में, जो आपके ऊनी कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी सफ़ेद वाली गोली रखती हैं। कपूर आपने देखा होगा, जो पूजा में यूज़ करते हैं, तो उसमें देखा होगा आप कपूर को जलाते हैं तो सीधे वो गैस में बदल जाता है। अब एक क्रियाकलाप हम करेंगे। एक कांच की प्याली में कपूर और साधारण नमक का मिश्रण लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कांच की प्याली में हमने देखिए चित्र में हमने नमक और किसका, कपूर का मिश्रण लिया। अब एक कीप, इसमें फिल्टर पत्थर लगा हो, देखिए हमने एक कीप ली है और इस पर एक फिल्टर पेपर लगा दिया है। कीप की पतली नली पे, जो ऊपर वाली इसकी पतली नली है, इसके ऊपर हम थोड़ी भीगी हुई रुई कीप के बाहरी भाग पर लपेट देते हैं। अब प्याली को चित्र की भांति रखकर तब तक गर्म करते हैं जब तक कि मिश्रण में से धुआं न उठने लगे। यह धुआं कीप के ठंडे भाग पर पहुंचना फिर से ठोस कपूर में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये नीचे गर्म हो रहा है तो ये वाष्प में बनेगा और ऊपर कीप की जो पतली वाली नली है उस पर देखिए रुई लगी हुई है और यहाँ पर जाके बकायदा वो दोबारा से कपूर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है कि ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पे सीधे हमारे किस में बदल जाते हैं, वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करने पे पुनः वो किस में बदल जाते हैं, ठोस में। तो ये विधि हमारी कहलाती है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब कुछ अघुलनशील ठोस पदार्थ। अब घुलनशील को तो हमने कर लिया, अघुलनशील ठोस पदार्थ भी होते हैं जिन्हें द्रव से पृथक करना होता है। तो आपने देखा होगा तलछटीकरण और निथानना। आपने देखा तालाब का पानी हम जब लेते हैं तो उसके अंदर भारी कण जो होते हैं रेत के, वो नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर साफ पानी सा दिखाई देता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बीकर या गिलास में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें रेत घोल लीजिए। अभी क्रियाकलाप हम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि रेत पानी के नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। अब एक छड़ की सहायता से बीकर के पानी को दूसरे बीकर या गिलास में अलग कर लीजिए। इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। बहुत सरल विधि है, ये आप देख सकते हैं। एक ये बच्ची आपको दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर इन्होंने पानी के अंदर पहले क्या मिला लिया, रेत नीचे बैठ जाती है, फिर एक छड़ की सहायता से धीरे धीरे पानी को वो अलग कर लेते हैं। अब देखिए छानना किसे कहते हैं।
आपने छानना तो घर में देखा होगा, जब मम्मी चाय बनाती हैं या हम लोग चाय बनाते हैं तो हमने बाकायदा छलनी की सहायता से चाय को छानते हुए देखा होगा। ऐसे ही एक छानना पत्र होता है, और ये छानना पत्र क्या होता है, इसमें बारीक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? बारीक छिद्र होते हैं। गोल आकार का एक कागज़ बना होता है, इसमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें हम छोटे कणों को द्रव से छानकर पृथक करते हैं। तो एक छानना पत्र लें, उसे त्रिकोणीय आकृति में मोड़ कर एक फनल में लगाएं। देखिए फनल है, उसके अंदर हमने छानना पत्र लगा दिया। फनल के नीचे एक बीकर रखें। देखो चित्र में आप देख सकते हैं बीकर रखा हुआ है फनल के नीचे। अब एक दूसरे बीकर या गिलास में मिट्टी मिला हुआ गंदा पानी लेकर उसे धीरे धीरे फनल में डालें। देखिए दूसरे बीकर से ऊपर से देखिए हम डाल रहे हैं। तो नीचे वाले फनल में, नीचे वाले बीकर में इस फनल के माध्यम से, छन्ना पत्र के माध्यम से होते हुए जब पानी नीचे आएगा बिल्कुल साफ पानी आएगा। तो ये विधि कहलाती है छानना। अब देखिए अपकेंद्रण। अब आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में क्या बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? मथनी, जिसमें आप घरों में दही को मथनी से फेंटकर क्या मक्खन और छाछ को बनाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। क्या आपने घरों में दही और मथनी को फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करते अथवा डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते देखा है? दूध में चिकनाई क्रीम के हल्के कण निलंबित होते हैं। तो मथनी में क्या होता है, जब इसमें हम दही या दूध डाल के जब उसे फेंटते हैं, मथनी को तेज तेज घुमाते हैं, तो चिकनाई यानी जो मक्खन होता है उसके हल्के कण तो ऊपर आ जाते हैं, और जो द्रव होता है, दूध होता है या छाछ होता है, उसके भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। दूध के भारी कण नीचे आ जाते हैं, हल्के कण मक्खन बर्तन के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। तो ये विधि हमारी कहलाती है अपकेंद्रण। अब नंबर 3 आता है घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करना। घुलनशील का मतलब क्या है? जब हम जैसे कोई पानी है, द्रव है, उसके अंदर हम नमक घोलें तो वह घुल जाता है उसके अंदर। अब द्रव के अंदर हम चीनी घोलें, घुल जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम अलग कैसे करें? तो बाष्पन विधि। बाष्पन का मतलब क्या होता है? हम अगर पानी को लगभग आधा मग पानी लेकर उसमें थोड़ा नमक घोलें, इस पानी को गर्म कीजिए, आप देखते हैं थोड़ी देर में बीकर से सारा पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। किसी द्रव का बाष्प में परिवर्तन होना बाष्पन कहलाता है, और यह क्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। आप देखो जब पानी या चाय को हम गर्म करते हैं तो उसमें भाप उठती है। अगर हम बहुत देर तक पानी को गर्म करते रहें तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सब पानी बाष्प बन के उड़ जाता है। इसे ही बाष्पन कहते हैं। आसवन विधि। आप चित्र में देख रहे हैं एक धातु की प्लेट लीजिए, उस पर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रख दीजिए। देखिए मैंने बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर रखे हुए प्लेट के ऊपर। प्लेट को केतली की टोटी को ठीक ऊपर पकड़िए। गर्म करने पे केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। देखिए जब केतली में रखे पानी को गर्म कर रहे हैं तो केतली के इसके मुंह से, टोटी से भाप उड़ रही है, और इस भाप को हम किस पे टकरा रहे हैं? धातु की प्लेट जिसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े रखे हैं। तो ये भाप जैसे ही बर्फ़ के ठंडे वाले उसके संपर्क में आती है भाग में, पुनः द्रव बन जाती है, और यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में पुनः इकट्ठा कर लेते हैं। हम चित्र में देख पा रहे हैं। तो द्रव को गर्म करना वाष्पीकरण, भाप बनना, और पुनः बाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन की विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आसवन। यानी आसवन में बाष्पीकरण भी होता है और संघनन भी होता है, जिसे हम देख पा रहे हैं। अब अगली बात आती है क्रिस्टलीकरण। एक बीकर में आधे भाग से अधिक पानी भरें, उसमें फिटकरी तब तक घोलते जाएं जब तक कि पानी में फिटकरी घुलना बंद न हो जाए। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी उसमें फिटकरी घुलनी बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम घोल को थोड़ा गर्म करेंगे, उसमें फिटकरी और मिला सकते हैं हम, यानी फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है गर्म करने पर, अतः फिटकरी की कुछ मात्रा जल में घुल जाती है। यहाँ पे घुल लिखा है और इसे हम घुल कर लेते हैं, घुल। अब इस घोल में को बिना हिलाए ठंडा करें। कुछ घंटे बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं।
इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब दो आमिश्रणीय द्रवों से द्रवों को पृथक करना। आमिश्रणीय द्रव कौन से होते हैं? मान लीजिए आपने बच्चों देखा होगा, जब आप पानी के अंदर सरसों के तेल की बूंद डालते हैं तो आपने देखा होगा जो तेल है वो ऊपर तैर रहा होता है पानी के ऊपर, वो उसमें मिल नहीं पाता। ऐसे ही हम मिट्टी का तेल डाल दें या पेट्रोल डाल दें पानी के अंदर थोड़ा सा, तो वो पानी अलग दिखाई देगा और जो तेल है वो अलग दिखाई देगा। बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम पानी और सरसों को तेल को मिलाते हैं तो पानी और मिट्टी के तेल तो पानी मिट्टी के तेल के ऊपर आ जाता है, तेल जो है पानी के ऊपर आ जाता है, या पानी और मिट्टी के तेल को मिलाते हैं तो तेल पानी के ऊपर आ जाता है और तेल नीचे। पानी और तेल की परतें अलग अलग दिखाई देती हैं। आप पृथक्कारी कीप जो चित्र में देख पा रहे हैं, करने हेतु पृथक्कारी कीप की स्टॉक को इसके अंदर हम, ये पृथक्कारी कीप है, इसके अंदर पानी और मिट्टी का तेल मिले हुए पानी को द्रव को हम डाल देते हैं। देखिए मिट्टी के तेल की परत ऊपर दिखाई दे रही है और पानी के नीचे। इस पृथक्कारी कीप में नीचे देखिए स्टॉप कार्क लगी हुई है। इस स्टॉप कार्क को हम धीरे धीरे खोलते हैं और तब तक खोलते हैं धीरे धीरे जब तक कि जल बाहर ना निकल जाए नीचे ट्यूब की सहायता से। और जैसे ही जल निकल जाता है इस स्टॉप कार्क को हम बंद कर देते हैं, तो बचा हुआ द्रव जो है वो क्या होता है? तेल होता है। तो ये विधि हमारी कहलाती है पृथक्कारी कीप के माध्यम से। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि, आपने देखा होगा कि चुंबक की सहायता से अगर हम एक प्लेट में लकड़ी का बुरादा लें और उसमें लोहे की कील या सुई डाल दें और जैसे ही हम उसके पास चुंबक लेके जाएंगे तो लोहे की कील और सुई उसमें चिपक जाएंगी, यानी हम चुंबक की सहायता से लोहे को अलग कर सकते हैं। अब अगली विधि आती है क्रोमैटोग्राफी। रंग में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। बच्चों होता क्या है, कई बार हमने देखा होगा नीली शाही, तो हमें लगता है ये नीले रंग की ही है, लेकिन उस नीली शाही में भी कई सारे रंग छिपे हुए होते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि शाही नीले रंग की दिखाई देती है जबकि वह कई रंगों से मिलकर बनी होती है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक सफ़ेद खड़ी चौक लें, देखिए ये चौक है, चौक के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर ड्रॉपर से बूंद बूंद शाही डालकर चारों ओर एक लाइन बनाएं। एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर उसमें चौक का थोड़ा चौड़ा वाला हिस्सा रखें। ध्यान रखें जल स्तर शाही लगे निशान से थोड़ा सा नीचे रहे। कुछ देर बाद निरीक्षण करें, चौक में नीली शाही के अतिरिक्त और भी रंग आपको दिखाई देंगे। इस विधि को ही क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। यानी नीली शाही के साथ साथ जो हमने बैंड बनाया था तो वो बैंड फैलता है और उसमें कई सारे कलर हमें दिखाई देने लगते हैं। जो हमने लाइन बनाई थी शाही की, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटोग्राफी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ बहुत सारी सीखी कि जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।